बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद। प्रोग्राम आप जुमा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ पर जामी के साथ देखते हैं। डायरेक्ट लाइन में सबसे पहले डायरेक्ट खबर। कुछ अर्सा पहले मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद रमज़ान के आखिरी अशरे में बैरून मुल्क जाएँ उम्रे की गर्ज से, और फिर शायद कुछ अरसे के लिए लंदन भी तशरीफ़ ले जाएँ। तो ताज़ा खबर मेरे पास ये है कि फ़िलहाल के लिए उन्होंने ये इरादा तर्क कर दिया कुछ नागुज़ीर और सियासी वजूहात की बुनियाद पर। मे भी गर्मियाँ आएँ तो फिर वो दोबारा बैरून मुल्क जाने का सोचें। अब आ जाते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब, आज के सियासी मंजरनामे की जानिब। पाकिस्तान की शदीद कमी वाले ममालिक की फ़हरिस्त में नंबर 3 उसका आ चुका है। पोजीशन पाकिस्तान की ये बन चुकी है। हम तो सियासी इख्तलाफात, सियासी अफरा तफरी, सियासी दुश्मन तराजियाँ, एक दूसरे पे ताने और सियासत में एक दूसरे को सीटने पे मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन हकीकत हाल क्या है जिसका मुझे, आपको और मेरे और आपकी आने वाली नस्लों को सामना करना पड़ेगा, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उस जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। शदीद कमी वाले ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 3 हो चुका है। यही हालात अगर रहे, जो रिपोर्ट आज आलमी यौम आब आज मनाया जा रहा है, पानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर यही हालात रहे तो 2025 तक, ठीक 1 साल बाद, पाकिस्तान पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा, जहाँ पे पानी की किल्लत ज़्यादा मुल्क उसे करार दिया जाएगा। जब पाकिस्तान क़याम अमल में आया, इसका वजूद, तो पाकिस्तान में जो दस्तयाबी थी पानी की वो 5000 क्यूबिक मीटर फ़ी कस थी। 5000 क्यूबिक मीटर फ़ी कस एक शहरी के हिसाब से, जो आज कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह चुकी है। पानी की किल्लत हो जाएगी, कराची ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। यही नहीं, इसके साथ दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है तमाम दुनिया में। हालांकि जो मौसमियाती तब्दीलियों में जिन ममालिक का जो किरदार है पोल्यूशन के ज़रिए, इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, उसमें पाकिस्तान का कोई नंबर नहीं है। लेकिन हम मुतासिर होने वाले सबसे ज़्यादा मुल्क हैं। पाकिस्तान हर साल $4 अरब का नुकसान भुगत रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। ग्लेशियर्स का पिघलना हो, सैलाब आने हों, ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हम भुगत रहे हैं। हमारे पास डैम्स नहीं है पानी स्टोर करने के लिए। ये दूसरा हम आज का मौजू है। तीसरा सबसे बड़ा हम फिक्र वो बिजली की चोरी है। जब भी नई सरकार आती है वो कहती है जी हम बिजली चोरों को पकड़ेंगे, हम बिजली चोरी को रोकेंगे। बिजली मिलती नहीं है, बहुत महंगी IMF की वजह से। लोड शेडिंग भी हुआ करती थी, कुछ हद तक कम भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया बिजली के हवाले से ये है, जिसकी वजह से कारोबार भी ठप रहते हैं, आम शहरी भी उसकी अजाब में रहते हैं, वो बिजली की चोरी है। क्या आप जानते हैं कि बिजली चोरी की वजह से पाकिस्तान को सालाना $590 अरब का टीका लगता है। $590 अरब का। जो निगरान सरकार आई थी इससे पहले, उन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। 43,000 कुछ गिरफ्तारियाँ भी उन्होंने की अपने दौर में कि ये लोग हैं जो बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, और कुछ 70 अरब रुपए की वसूलियाँ की। अब मोहसिन नकवी साहब हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, ये दावे कर रहे हैं कि हम एक बार फिर बिजली चोरी को रोकेंगे। ट्रांसमिशन लाइन सबसे बड़ा मसला है, उसको ठीक नहीं करना, लेकिन रोकना है FI की टीमों के ज़रिए। क्या ये अहदाफ पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? पानी की किल्लत समझ लें, या मौसमियाती तब्दीलियों से जो हमें नुकसान हो रहा है उसको समझ लें, या बिजली जो बुनियादी ज़रूरत है उसको समझ लें, तो नज़र आता है कि हमारे असल मसले क्या हैं। ऊपर से IMF की कड़ी शराइत आने वाली हैं, लेकिन हम कहाँ मसरूफ़ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ मसरूफ़ हैं कि हमारी जो क़यादत है, चाहे वो CM KP हों, वो क्या फरमाते हैं ज़रा देखिए। ये जो हुकूमत बनी ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं क्या बात करूं। हमारे ये मसले हैं जिसकी वजह से जो बुनियादी 3 मैंने मसाइल आपके सामने रखे, उस पर तवज्जो कागज़ों में तो होगी, मंशूर में तो होगी, प्रेस रिलीज़ में भी होगी, असल तवज्जो नहीं होगी। अब हम कर क्या रहे हैं? डोनाल्ड लू की जो पेशी हुई अमरीकी कमेटी में, वहाँ अपनी अपनी मर्ज़ी का बयानिया ढूंढ रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब ने आज एक ट्वीट किया सुबह, वो तो ये तक खबर दे रहे हैं कि जो EU का डेलीगेशन आया था पाकिस्तान के इंतखाबात को कवर करने के लिए, उसकी रिपोर्ट में शदीद बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है, लेकिन वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से पब्लिश होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे पब्लिश नहीं होने दे रही। अगर हम धांधली का जिक्र करते हैं तो अब तक जो रिकाउंट्स हुए हैं, 2 कौमी असम्बली की और 3 पंजाब असम्बली की सीटों में रिकाउंटिंग में PTI हारी है। तो पता नहीं ये सच है या वो सच है। हम अब मुसलसल यहाँ उलझे हुए हैं, और अली मीन गंडापुर साहब को मैंने जिक्र इसलिए भी करना है कि वो सख्त बयानात भी दे रहे हैं, फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म भी करा दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, उन्हें मानते भी नहीं हैं।
कहते हैं जी उनकी तकरीबा हलफबरदारी में भी नहीं जाना, लेकिन वो हमें फिर अपने चीफ सेक्रेटरी के लिए उनके ऑफिस में बैठे दिखाई देते हैं। उसके बाद जब SAFC के ज़रिए सदारत इजलास हुआ तब भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये कैसे अफाम तफ़हीम होगी जब राना साहब कह रहे हैं खान साहब के होते हुए बात नहीं बन सकती, और गंडापुर साहब कभी ईंट मारने का मशवरा देते हैं रिश्वत लेने वाले को, और कभी कहते हैं ये फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म है। तो जब तक ये मामला तय नहीं होंगे किसी बुनियादी इकाई के ऊपर, तब तक वो मुद्दे जिनका चर्चा मैं कर रहा हूँ उनका हल नहीं होने जा रहा, ये आप भी नोट कर लें। बहरहाल बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब को। कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले कादिर खान साहब, आपकी तवज्जो मैं चाहूँगा कि हम तो डोनाल्ड लू से अपनी मर्ज़ी खबर ढूंढ रहे हैं, या यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, या PM को फॉर्म 47 वाला कह रहे हैं। इस बीच वो मसाइल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उधर तवज्जो जानी नहीं है या जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जाएगी। अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब का इंतखाब देख लें तो वो इस बात की निशानदेही है कि इस मुल्क में अफरा तफरी मचाना है, और इस शख्स ने यहाँ से भी पत्थर मारना है, वहाँ से भी मरना है, जहाँ उसको बस चले। लेकिन वो शायद ये समझ गया कि ये DA खान की कोई तहसील है जिसकी चारों तरफ मैं रास्ते बंद कर दूंगा और मेरा इस्लामाबाद से लेने देना क्या, मैं अपने तहसील का या सूबे का मालिक हूँ। जब वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा तो उसको पता चला कि यहाँ जो सिक्योरिटी के मामलात है, जो आए दिन बम खुदकश धमाके अफगानिस्तान की तरफ से या दहशत गर्दों की तरफ से, वहाँ उनका सरबरा IG होता है, और IG जो है ना वफाक का नुमाइंदा होता है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ब्यूरोक्रेसी है उनका सरबरा चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो भी वफाक का होता है। और यहाँ सैकड़ों अदारे जो वफाक के है, जो वफाक के अंडर काम कर रहे हैं, और फिर यहाँ फंड भी वफाक से आता है NFC अवार्ड के जरिए। तो गालबन उसको थोड़ा सा ओज ठिकाने आ गया, फिर वो उस शख्स के पास चला गया जिसके हलबरदारी तकरीर में वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करे। फिर सदर पाकिस्तान की हलबरदारी में फिर अपने आप को आईन शिकनी करार दे रहा था, लेकिन वक्त ने उसको वहां पे ले गए और बार बार ले गए। और ठीक है, खुशाइन बात है, अगर एक शख्स को समझ में आ गई ये बात कि ये सूबा है, ये सूबा किसी खेत का, किसी गांव का नाम नहीं है, ये पूरे एक समझ लो बॉर्डर पे हमारा एक सूबा है जो दहशतगर्दी का शिकार है हमेशा, और आज भी दहशतगर्दी की लपेट में है। बेरोजगारी है, दुनिया भर की जो स्मगलिंग है वो पख्तूनख्वा में हो रही है, चोरी की गाड़ियां पख्तूनख्वा में, असले की नाजायज फैक्ट्री पख्तूनख्वा में, मनशियात के खेत और अड्डे सारे पख्तूनख्वा में। तो ये तो 10 साल में उसने पूरे किए नहीं है, न कंप्लीट की है, न उसको किए। खुद इनके लोग मरवत साहब दूसरे तीसरे कहते हैं कि वो करप्शन हो रहा था, लेकिन वो कहते नहीं जी, आज से करप्शन लेना देना जानवी है, यानी 10 साल पहले नहीं, वो कह रहे हैं कि जो आपसे रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट दे मारें, और उनके इस बयान की उनकी सीनियर क़यादत भी उसकी हिमायत कर रही है कि ये असल में धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को कि देखिए अंजाम ये फिर हो सकता है। ऐसी कोई संजीदा बात नहीं है। देखिए, एक आदमी में अकल हो तो वो ये बात क्यों करे? आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात बन जाते हैं कि आप खामखा TV पे भी किसी को कुछ बोले, पता चला अगले दिन उसके साथ हादसा हो गया तो आप मलवस होंगे। ये 109 के तहत ये शख्स हर उस बदआमनी में फिट हो सकता है जो खैबर पख्तूनख्वा के किसी अफसर के साथ होगा। अब किसी की ज्यादा दुश्मनी होगा, वो उसको रंग देगा, भाई वो रिश्वत मांग रहा था, तो इसको जस्टिफाई क्या करेगा, कौन करेगा? यानी आप ये कह रहे हैं कि नक्शे अमन की खदशे की वजह से इनको बुक किया जा सकता है बीइंग CM? जी बिल्कुल, 109 CRPC के तहत उनको आ सकता है और उनको सजा हो सकती है हर FIR में जो किसी अफसर को नुकसान होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अक्लमंद आदमी होता तो ऐसी बात क्यों करता। कानून तो ये है ना, मैं अल्लाह ना करे मैं और आप इस TV पे बैठ के किसी को धमकी दे और उसको नुकसान तीसरा शख्स पहुंचा दे, मैं और आप फिट होंगे 109 के तहत? क्यों हमने धमकी दी है? और फिर नहीं, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि कानून को हाथ में लेने की तरगीब तो बहरहाल किसी रहनुमा को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप आईनी तौर पर सूबे के वज़ीर आला हैं, आपको कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाना है, ना कि कानून को हाथ लेने के लिए किसी को तरगीब देनी है। बिलाल साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में आप आ चुके, आपसे रब्ता हुआ। ये राना साहब जो फरमा रहे थे कि इमरान खान की होते हुए सियासी मुफाहमत नहीं हो सकती, ये नाकामी का एतराफ़ है या बेबसी है, क्या है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा, जो आपने इंट्रो में बातें की जी, मैं उनको गौर से सुन रहा था और यकीनन देखिए, बुनियादी मकसद हम सब जो सियासत करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, आपके टॉक शोज़ में पेश होते हैं, तो बुनियादी मकसद तो हमारा यही है कि आप इलेक्शंस लड़ के एक पार्लियामान में आते हैं, पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव जैसे फोरम्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं आवाम के मसाइल के हल के लिए। आपने वाटर डे की बात की, आपने एक्सपेंसिव बिजली की बात की, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी इसमें शामिल कर लें, तो यही बुनियादी अवामी मसाइल हैं जो हमारी तवज्जो का मरकज़ रहना चाहिए। और ये हम लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना हुजूर, हम तो उलझे इतना हुए सियासी अफरा तफरी में, जामी साहब, इंतकाम में। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि ये पार्लियामान जो है, जब इसके कौमी असम्बली के फ्लोर पे हम नज़र आएँ तो हम आवाम के इशूज़ को डिस्कस करते हुए नज़र आएँ। और ना सिर्फ ये कि जो जनरल या ज़्यादा पॉपुलर मसाइल हैं, मैं तो ये भी समझता हूँ कि मुल्क के हर कोने में बैठा हुआ मर्द, औरत, बुज़ुर्ग, बच्चा ये महसूस करे कि पार्लियामान में उसकी कहीं ना कहीं आवाज़, उसकी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ताकि हर शख्स, हर शहरी इस मुल्क का कनेक्टेड महसूस करे, वो वाकई में इस पार्लियामान को अपनी नुमाइंदा पार्लियामान समझे और एग्जीक्यूटिव को अब उनके मसाइल समझते हुए और उनको हल करते हुए नजर आनी चाहिए। देखिए, जो आपने बात की दूसरी, कि जो जिस वजह से हमारा डिस्कोर्स जो है वो अवामी मसाइल से दूसरी जगह पर चला जाता है, ये आपकी बात हकीकत है। अब इसके ऊपर मेरी एक अपनी राय है कि क्या वजह है। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से मेरी ये राय है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहता, मगर मैं यकीनन कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इसमें पीटीआई का और इमरान खान साहब का बड़ा किरदार रहा है इस डिस्कोर्स को एक इल्ज़ाम तराशी और साथ साथ एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में। सिर्फ अब इमरान खान साहब की सारी सियासत मुस्लिम लीग नून से नफरत की रही है जी, और एक झूठे चोरी के इल्ज़ामात की रही है। आज आप इनकी जमात आज देख लें, इक़्तिदार के बाद देख लें, अवामी मसाइल के ऊपर या अपनी गवर्नेंस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी उनका डिस्कोर्स नहीं रहा। तो देखिए, हम सबको मिल मिला के आगे लेके चलना होगा। और इस सब में, और जो आपने बात की राना साहब के बयान की, देखिए राना साहब ऑब्वियसली हैज़ द राइट टू हिज ओन व्यूज़, मगर राना साहब की बात भी रूटेड है इन अ ट्रैक रिकॉर्ड, जो पीटीआई और इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एक शख्स है जिसने बार बार मुफाहमत का हाथ उसको बार बार ठोकर दी है, लगाई है। और देखिए, बालाकोट जैसे हमले में भी जब वो वजीर आजम थे, तब भी उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ और ऑपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं समझा किसी मौके पे भी, चाहे वो ऑपोजिशन में थे या गवर्नमेंट में थे। उस शख्स ने कभी वलीद साहब आगे हैं, मैं चाह रहा हूं जरा ये बात आपकी और कादिर साहब की उनके सामने भी रखूं। वलीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। नहीं, मगर मुझे पूरी कीजिए जी जामी साहब, बस जस्ट टू कंप्लीट द पॉइंट। मगर शहबाज शरीफ साहब ने आज भी अपने इनॉग्रल जो उनकी स्पीच थी आफ्टर बिकमिंग लीडर ऑफ द हाउस, बिकमिंग इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फिर से मुफाहमत का हाथ बढ़ाया। और हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामान के अंदर जो पीटीआई है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, ये कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे। अगर करेंगे तो यकीनन हम चाहेंगे कि इनके साथ कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो अवाम के मसाइल पे, और हाउस जिस तरह चलना चाहिए, जिसमें ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हों, उस तरह हम हाउस को आगे लेकर चल सकें। ठीक, वलीद साहब, ये आपने सुन ली गुफ्तगू बिलाल साहब की। इससे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुनाया, जो हबीब अकरम साहब गुफ्तगू में कही कि इमरान खान के होते सियासी मुफाहमत नहीं हो सकती। बिलाल साहब भी समझते हैं कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, उसकी वजह भी खान साहब हैं। हमने तो मुफाहमत की बड़ी कोशिश की। तो मैं बुनियादी तौर पर बुनियादी अवामी मसाइल का जिक्र करा था डेटे के साथ कि उन तक तवज्जो हुकूमत की नहीं हो सकती जब तक कुछ सियासी अफाम तफहीम ना हो। तो ये वाकई इमरान खान साहब भी कसूरवार हैं, ज़िम्मेदार हैं, जिसकी वजह से अफाम तफहीम नहीं हो पा रहा, क्योंकि वाकई वो मानते तो हैं नहीं इनके साथ मिल बैठने को। नहीं जी, ये जो असल बात है वो ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, या अंग्रेजी में कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो। तो अब मैं आपको इस वक्त की, आपने जिसको कहा टॉक्सिक एनवायरनमेंट, उसकी तो जो है सबसे अव्वलीन वजह, बल्कि उसी से मैं मुंसलिक करूंगा कि मुफाहमत की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो एक पेशकश कुछ दिन पहले जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो कि पीटीआई की तरफ से आई है और बानी चेयरमैन की जो है मंजूरी से आई है, और वो 3 नुकात पर मबनी है। एक जो है इलेक्शन के ऑडिट के ऊपर, और उसमें भी सिर्फ 10 हल्कों का जिक्र किया गया है। हालांकि अदरवाइज तो हमारा जो है फोकस या मरकज जो है तवज्जो का, वो तो तकरीबन 30% हल्के हैं सूबाई और कौमी असम्बलियों को मिला करके। लेकिन 10 हल्कों का जिक्र किया गया कि उसका एक आज़ादाना ऑडिट हो, और ये बाय द वे ये जो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, फुल इन्वेस्टिगेशन,
एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, ये अल्फाज तो पहले वो कांग्रेस की जैली कमेटी में भी बारहा इस्तेमाल हुए। इन्वेस्टिगेशन का के तौर पे जो है वो तो 12-13 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है उस सारी गुफ्तगू में। साइफर का लफ्ज़ एक दफ़ा हुआ है, या जो है इंटरफेरेंस या जो इलेक्शन है वो 12-13 दफ़ा वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसमें। तो एनीवे वो पहला तो हमारा वो है जो हमने मुतालबा किया है। दूसरा है कि सियासी कैदियों को जो है वो आज़ाद किया जाए। और जी अगर हम पुरअमन इज्तिमा करते हैं तो बारहा जो है वो पुरअमन इज्तिमा होता है और पुरअमन क्रैकडाउन होता है और अरेस्ट्स हो जाती हैं। सो जो आइन में वादा है गारंटी है पुरअमन और गैर मुसल्ला इज्तिमा की, जो आर्टिकल 16 हमारे आइन का जो है जिसकी गारंटी देता है और वादा कर, उससे खुला इनहराफ हो रहा है। और ये भी एक ऐसी चीज़ है बशमूल दीगर के ऊपर दुनिया ने आवाज़ें उठाई हैं इस जिसमें अमरीकी कांग्रेस भी शामिल है। डिपार्टमेंट के बयानात उससे पहले भी आए हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से बयान आया है, की हुकूमत से बयान आया है। तो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो क्रिएट हुई है और मेरे ख्याल उसमें सबसे जो आंसर है या एलिमेंट है वो तो है ही ये जो खुली वारदात हुई है के साथ। तो इसके ऊपर तो आप तवक्को नहीं कर सकते कि हम आराम से, या वो जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म जो थे साबिक अब हो गए हैं काकड़ साहब, था कि जी नेशन हैज़ एक्सेप्टेड द रिजल्ट्स एंड मूव्ड ऑन। इन्होंने तीसरे चौथे दिन कह दिया था ना ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट, हम इससे मूव ऑन जो है वो करेंगे। ये मैंने आपको नुकात बयान कर दिए हैं, ऊपर बात अगर हो तो। और इससे और बारहा बानी चेयरमैन पीटी जेल में वो मुकदमा होता है और कुछ सहाफ़ियों से उनकी बातचीत हो जाती है। बारहा कहते हैं कि जी को बातचीत कर उससे ही मशरूत किया हुआ है कि ये जो ब्रेजनली या जिसे कहते हैं ना दीदा दलेरी के साथ जो ये सारी कार्रवाई, ठीक, ये फरवरी बड़ी अहम बात आपने की है। कादिर साहब के पास भी मैंने जाना है, बिलाल साहब से ये बात करनी है कि अगर ये शराइत बड़ी सादा हो चुकी हैं जो आपकी जानिब से आई हैं, 10 हल्के हो गए, सियासी कैदियों की रिहाई होगी या पुरअमन एहतजाज का हक हो, अगर इस पे बात बनती है तो फिर हरज क्या है सरकार में बैठी नून लीग या आइनी उहदों पे बैठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर राना साहब क्यों कहते हैं कि इनके यहाँ इमरान साहब के होते हुए मुफाहमत नहीं हो सकती। जहाँ तक डोनाल्ड लू का आपने जिक्र किया सर, तो पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर यही कमेटी, यही अमरीकी वाने नुमाइंदगान की कमेटी एक से ज़ायद बार बैठ चुकी है। 90s के इंतखाबात हूँ, 2007-8 की हूँ, उसके ऊपर भी कई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली इस दफ़ा की हेयरिंग में समथिंग वाज न्यू, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ज़ेर बहस आ रहा है दुनिया भर में। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बात को यहीं से शुरू करेंगे। डायरेक्ट लाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले सेनेटर फरीद इकबाल साहब ने बड़े अहम निकात सामने रखे कि मुफाहमत किन बुनियादों पर, किन शराइत पर हो सकती है। बुनियादी निकात हैं। जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब, ये उन निकात तो आपने सुने वलीद साहब से, उस पर बात करने से पहले ज़रा आपसे मेरा सवाल वो रह गया था अधूरा, क्योंकि आपकी जमात तो मुफाहमत की अलंबरदार है। तो क्या आप भी ये समझते हैं जैसे राना साहब कह रहे थे कि जी खान साहब के होते हुए सियासी मुफाहमत नहीं हो सकती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा राना साहब की तरह, लेकिन मैं पूरी बात नहीं सुन सका। लेकिन लबलबाब जो मैं वली साहब का समझ गया, यह हमेशा इनका जो मुतालबा होता है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अब वो यकीनन मेरा भी ये ख्याल है कि सियासी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये रवायत बरकरार रखी है। लेकिन उस सियासी कैदियों के अंदर जो लोग जिनने शोहदा के यादगारों को जलाया, उसको तोड़ फोड़ की है, तो आप मुझे बताओ जो लोग मुज़ाकरात इन लोगों से करेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं खान साहब की या किसी स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुलजिमान ने हमारे शोहदा के यादगारों को जला के रख कर दिया है, जहाज उड़ा दिए है, जलाओ गिराव किए है, बदतमीजी की है। अब आप मुझे बता कि वो जो शहदा की लवाकिन है, जो आए दिन आप भी टीवी पे इनके फरियाद सुनते हो, तो उनको क्या मुंह दिखाएंगे हम? मुझे एक बात बता दें, आप और मैं अगर इसका मॉनिटर बन जाए तो हम क्या मुंह दिखाएं, उनको क्या जवाब देंगे? लेकिन सवाल ये है कि इनकी निशानदेही जरूर ये होना चाहिए, मैं यहाँ तक इत्तफाक करता हूँ, और सबको एक लाठी से जो ना नहीं मारना चाहिए, और जो लोग मुलव्वस है उनको किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जो नहीं है मुलव्वस उनको जरूर रिहा कर देना चाहिए और उनको सियासी कैदी का नाम भी देना चाहिए। यहाँ तक तो मैं एग्री हूँ।
ठीक, ये मैं बिलाल साहब आपके पास आने से पहले वली साहब, ये आपने जुमला सुना आपका कादिर साहब को, वो कह रहे हैं कि बड़ी बात है कि हुकूमती इत्तेहादी जमात कह रही है कि बिल्कुल सियासी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए, ये तो बड़ी अहम स्टेटमेंट है उनकी जानिब से, लेकिन जो सवाल कैदियों के ऊपर वो उठा रहे हैं कि वो लोग जो तोड़ फोड़ में 14 घरों पर हमले मुलव्वस थे, क्या उन्हें भी रिहा किया जाए, या आपको फ़र्क पैदा करेंगे कि कौन सियासी कैदी और कौन वो है? मैंने तो कभी इस बात से इख्तलाफ नहीं किया और मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा, और ना हमारी पार्टी ने कहा है, बल्कि अभी पिछले दिनों जब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारत के ओहदे से फारुकुल बाल होकर कराची पहुंचे तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि जो लोग जराइम के मुर्तकिब हैं वो 9 मई के दिन, उनको तो यकीनन जो है जो भी सज़ाएँ मुख्तस हैं वो उनको देनी चाहिए और उनके ऊपर कानून जो है वो हरकत में आना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि तफरीक बहुत ज़रूरी है उन तमाम अफराद में जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया और जिन्होंने उनके बरक्स जिन्होंने तोड़ फोड़ की या जलाओ घेराव किया या लूट मार की, वो तो सब जराइम हैं, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन मैं एक रफ से आपको मैं समझता हूँ एक काउंट दे सकता हूँ कि जहाँ अगर 100 लोगों ने जो है वो इस तरह की चीज़ की, 100 लोगों ने जराइम किए अगर, तो 1000 हैं वो कैद हैं और मुकदमे भुगत रहे हैं। अगर 1000 लोगों ने ये किया तो 10,000 लोग जो हैं वो कैद हैं और सज़ाएँ भुगत रहे हैं या वो मुकदमे भुगत रहे हैं, और एक में बेल होती है तो दूसरा हो जाता है, दूसरे में होती है तो तीसरा हो जाता है। और कभी एक जगह पर इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पे कोई जुर्म किया तो उससे 1 किलोमीटर दूर कोई जुर्म हुआ है वो उसकी FIR में चले जाते हैं, फिर वो 5 किलोमीटर दूर एक और कलमा चौक पे हुआ है वो उस पर डाल देते हैं, फिर कोयटे में कोई जुर्म हुआ है उसमें डाल देते हैं। तो ये तो यकीनन मेरे ख्याल में इससे इत्तफाक होगा कि यही तो सियासी कैदी हैं। और सबसे एक और अहम बात यह है कि 2 दिन कबल अगर आपने देखा हो, उसका बड़ा वाइडली रिपोर्ट भी हुआ है कि जब 4 लोगों की बेल हुई है हमजा कैंप के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उन्होंने दिए हैं कि जी आप एक हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर एक साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार देने के कर रहे हैं कि भाई यार आप लोग रैलियों के पीछे गए हुए हैं और लोगों को गिरफ्तार करते हैं, असल दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के पर्चों में डाल देते हैं। असल दहशतगर्दी क्या होती है, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि असल दहशतगर्दी होती है जिस तरह APS का हमला था, दहशतगर्दी होती है जिस तरह कोयटा कचहरी के ऊपर हमला था। ये आप जुलूस जलसे निकालने वाले लोगों के पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। ये सुप्रीम कोर्ट जज के बात आपकी ठीक, सुप्रीम कोर्ट के बात आपकी ठीक, मैं एग्री करता हूं प्रिंसिपली, लेकिन क्या आप खुद वाजे करें, क्या कोर कमांडर हाउस पे जलाओ गिराओ या हमला करना दहशतगर्दी नहीं है? जी ये जो दहशतगर्दी की है जो कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जो एंटी टेररिज्म एक्ट का है, इतनी वाइड है और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा दफ़ा जो है इस्लाह की बात जो है ना की अदालतें कर चुकी हैं, बल्कि ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच इंटरनेशनल इदारा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक मकामी इदारा है। तो मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब बेहतर है कि उन तमाम दलाइल की रोशनी में देखा जाए। बट दहशतगर्दी हो या ना हो, जुर्म ज़रूर है, उसमें ट्रेसपास एक जुर्म है कि आप किसी के बिला इजाज़त किसी के फलांग के अंदर जाएं, वो एक जुर्म है। आर्सन जो है वो यकीनन एक जुर्म है, लूटिंग जो है वो यकीनन एक जुर्म है। दहशतगर्दी है या नहीं है ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। दुनिया भर में दहशतगर्दी का मतलब क्या है के ऊपर इत्तफाक अभी तक नहीं हो सका, बल्कि कहते हैं वन मैन टेररिस्ट इज एन ये दुनिया का ऑब्वियसली आपकी लीगल बैकग्राउंड है, मैंने बिलाल साहब से जवाब देना, लेकिन और सादा करें। आपके ख्याल में ट्रैफिक इशारे की वायलेशन करना जैसे जुर्म है, ऐसे क्या GHQ पे हमला करना भी वही नोयत का जुर्म है, वो दहशतगर्दी नहीं होगी? जी इस पे भी बहुत सवाल उठे हैं कि हमने एक हमारा मुतालबा जो इन 3 मुतालबात जो मैंने आपको कहे उनसे अलग एक है, वो ये भी है कि इसके ऊपर एक आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं एक सवाल के जवाब में एक और सवाल उठाता हूँ। क्या आपके इल्म में ये बात है या आप क्या जानते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने की होगी या वो किसी जगह के ऊपर बगैर इजाज़त अंदर गई होंगी? बल्कि वो तो मैंने जो वीडियो देखी है वो तो दिखाते हैं कि वो रोक रही है लोगों को कि अंदर मत जाओ। क्या आप समझते हैं कि उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं वो बाहर बैठ के ज़मीन के ऊपर 5-6 लोगों के अंदर एक जगह एक सड़क के ऊपर बैठ के एक धरना दे रहे हैं? तो क्या वो जहां आपकी ये इक्वेशन बड़ी वैलिड है, जहां आपकी ये इक्वेशन बहुत वैलिड है, वहां एक और इक्वेशन भी है। उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है जो कोर कमांडर हाउस के सामने पतलून यूनिफॉर्म है जो मिलिट्री का वो लहरा रहा है?
जो कि भांजे हैं इमरान खान साहब के। जी बिल्कुल जी, जिस जुर्म के उसमें आता है वो, और वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर इस वक्त ट्राई हो रहे हैं। और बाय द वे इसके ऊपर आज नहीं हुई, ये भी बड़ी देर से हो रही है और सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर रहा है। चलिए, मैं अब चूंकि सियासी कैदियों की रिहाई की मांग की थी आपने एक शर्त में, और कादिर खान मंदोखेल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट दी क्योंकि ख्याल में होना चाहिए, लेकिन फ़र्क बीच में रखा उन्होंने। बिलाल साहब, आपने सुन ली गुफ्तगू, सियासी कैदी जो हैं उनकी रिहाई में क्या अमर माने हैं, उन्हें तो छोड़ दें। जी देखिए जामी साहब, 2-3 बातें जी। देखिए सबसे पहले इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करता कि जिसने जुर्म किया है सज़ा उसको होनी चाहिए, और जो बेगुनाह है उनकी ओर रिहा होना चाहिए। तो देखिए कानून की भी आप सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी में है कि जिसने जुर्म किया है सज़ा उसी को हो, और जो बेगुनाह है वो माफ़ हो। इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है। दूसरी बात, देखिए ये जो अब जब इस तरह का सवाल का वाज़ेह जवाब ना होना कि क्या GHQ के गेट पर या GHQ पर हमला या जिना हाउस पर हमला दहशतगर्दी है कि नहीं, अगर ये भी अब ग्रे एरियाज बन गए ना, तो फिर मेरे ख्याल से अब आप ना ही समझें। देखिए ये बात मानना ज़रूरी है। और टेररिज्म क्या है, मतलब कि क्या वो वहाँ पे डकैती करने गए थे, क्या वो वहाँ पे गमले उठाने गए थे, क्या वो टीवी चोरी करने गए थे? पूरे मुल्क में के दीगर हिस्सों में उस दिन कहीं सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे, कहीं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, कहीं जिना हाउस पे, कहीं शोहदा की यादगारों पे मुनज़्ज़म तरीके से हमले हुए हैं। ये कोई स्पोरेडिक और अनऑर्गेनाइज्ड काम नहीं था, और इनके लीडर्स सड़कों पे थे। और आप जब ये बात करते हैं ना कि क्या हमारा कोई शख्स जिना हाउस के अंदर जाते हुए नजर आ गया था, तो आप लोग वहां तक लेके गए लोगों को, आपने कॉलें की, आपने गाड़ियों के ऊपर चढ़ के रैलियां निकाली, और आप गेट तक लोगों को जाके पहुंचाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने बकरियों को पानी तक तो पहुंचा दिया, पी रही हैं तो उनकी गलती है। देखिए ये मामला इतना सादा नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने 9 मई के बाद भी, आपको याद होगा उनका कोर्ट से एक बयान आया था कि अगर ये फलां 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 ना हुआ तो ये फिर से इसी तरह एहतजाज होगा, ये फिर से इसी तरह हम एक्शन लेंगे। उन्होंने 2 हफ्ते तकरीबन इस मामले को डिसोन नहीं किया था। तो देखिए ये हकायक हैं। जब 2 हफ्ते के बाद उनको समझ आया कि ये तो वाकई में ही मैं शायद नहीं गुजर सकेगा मामला, शायद ये नहीं अवाम को हजम होगा, शायद मैं पॉलिटिकली अब किसी मसले में आ गऊं, तो तब ही मजबूरन कोई किसी किस्म की कोई हाफ हार्टेड किस्म की कोई इस मामले पे एक्सेप्टेंस आई थी कि शायद कोई जुर्म हुआ है और जो लोग हैं वो होने चाहिए। तो देखिए इस मामले को इतना सादा ना करें। और दूसरी बात यह है कि साइफर के मामले पे उस दिन इन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी डोनाल्ड लू के उस हेयरिंग से। PTI के लोग वहां पे जाके बैठे हुए भी थे हेयरिंग में, मगर वंस अगेन इनका डेसिमेट हुआ है ये बयानिया, जो साइफर का सारा था कि जी साइफर एक साजिश थी इमरान खान को गिराने के लिए। ही टर्म्ड इट एज अ कंप्लीट लाई, ही टर्म्ड इट एज अ कंप्लीट फॉल्सहुड, और ये बात फिर से वाज़ेह हुई। और आखिर में अब ये बात कर रहे हैं 10 हल्कों की। तो देखिए इसी तरह पहले 4 हल्के थे, फिर 35 पंक्चर थे। तो ये नहीं हो सकता कि जब गुड टू सी यू कोर्ट्स हो तो तभी हम मानेंगे, जब हमारी मर्जी से हल्के खुलेंगे तो तभी हम मानेंगे। हरज वैसे क्या है, अगर 10 हल्के खोल दिए जाएं, जामी साहब, अगर 10 हल्के उनके कहेंगे 10 हल्के अगर देखिए अपोजिशन की बड़ी पार्टी है ना, मैंडेट लेके आए हैं, एक सूबे में 2/3 मेजॉरिटी आई है, अगर उनको तहफ्फुज़ात हैं, दुनिया भर में धांधली का शोर और सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तानी इंतखाबात के ऊपर, तो 10 हल्के एक आज़ादाना कमीशन के नीचे खोलने क्या हरज है अगर धांधली नहीं है तो? नहीं जामी साहब, देखिए गुजारिश ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये 10-12 साल से इन लोगों की धमकियां ही हैं। कंटेनर है हुकूमत के अंदर भी हुकूमत के बाहर भी, और कहते हैं कि कानून को छोड़ें, इस मुल्क के निजाम को छोड़ें, हमें इस तरह चाहिए वरना हम फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। दे कैन नॉट सेट द एजेंडा लाइक दिस ऑल द टाइम। देखिए आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि अगर आपके एतराज़ात हैं तो आपकी कोई सुनवाई ना हो। इलेक्शन कमीशन के अंदर हियरिंग्स हुई, आप उससे वो भी ओपन कोर्ट होती हैं। अगर आप मुतमईन नहीं है तो इस मुल्क के सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं। तो देखिए आप जाइए, उस निज़ाम के थ्रू जाइए। बाकी आपने अपनी पॉलिटिकल, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, आप पार्लियामान के फ्लोर आप उन्हें निज़ाम के नीचे लाना चाह रहे हैं, निज़ाम पर उन्हें अदम एतमाद है। कादिर खान मंदोखेल साहब, ऐसे में कैसे काम बनेगा हुजूर? पहले कैदियों वाली बात तो आपने कर दी, लेकिन ये जो 10 हल्के खोलने वाली बात है, ये कादिर साहब से मैं ले लूँ ना जी उनका मौका। कादिर साहब, अगर ये 10 हल्कों वाला जो मामला है खोल दे, अगर धांधली नहीं हुई खोल दे, एक आज़ादाना कमीशन बना दे, दुनिया भी देखे, ताकि वो एक दफा कट्टी कट्टा खुल जाए ना जी। जी आपकी सवाल से थोड़ा सा मुझे इजाजत दें, मैं पिछले जो गुफ्तगू थी उसके ऊपर कमेंट्स करूँ। बिस्मिल्लाह। वलीद इकबाल साहब से आपने सवाल किए कि कोर कमांडर हाउस पे, जिना हाउस पे, शोहदा के निशानात के ऊपर हमला करना दहशतगर्दी, उसने जवाब नहीं दिया। तो ये भी वकील है, मैं भी एक छोटा मोटा वकील हूँ, कानून के तालिब इल्म।
1997 इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट 61B सेक्शन ये कहता है कि हर वो अमल जो माशरे में खौफ और रास पैदा करे वो दहशतगर्दी की ज़मरे में आता है। चलिए, अच्छा कि आपने तारीफ कर दी। वली साहब, आप सुन रहे होंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि एक सियासी वर्कर के से आपको बता दूं, हम जब जलसे जुलूस करते हैं 20-50 से वर्कर हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जैसे हम जुलूस रैली लेके जाते हैं तो जगह जगह ट्रैफिक रोकते हैं, रिक्शे वाले से मोटरसाइकिल वालों को डांटते हैं, फिर जब हम उसको डांटते हैं ना करो तो खामोश होता है। ये मैं आपको 20-50 लोगों की बात कर रहा हूँ। आप जब हजारों लोगों को जिना हाउस पे इकट्ठे करोगे, GHQ पे इकट्ठे करोगे, कोर कमांडर हाउस पेशावर पे इकट्ठे करोगे और शोधा के जो निशानात है, यादगार है, उन पे इकट्ठे करोगे और फिर आप कहते हैं राशमीत यासीन साहबा ने कहा कि नहीं जी आप पूछ रहे, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और फिर मैं ये बताऊं, सेक्शन 109 CRPC ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि कोई शख्स वलीद इकबाल साहब या कादर खान मंदोखियल या जामी साहब एट द स्पॉट मौजूद हो। अगर हम हिदायत दे दें कि आप फलां जगह पे हमला करिए या इकट्ठे हो जाए नुकसान पर, हम उसी सेक्शन 109 के तहत उसी तरह बराबर के मुलजिम होते हैं जैसे बंदे एट द स्पॉट मौजूद हो। ये तो कानून है, ये तो कानून तो मानना पड़ेगा। अब आपकी बार बार सवालात के बावजूद वलीद इकबाल साहब ने आपको ये नहीं बताया, हालांकि हमने थोड़ा फर्क रखा कि जिन लोगों ने हमला किया उसको अलग कर दे, जिसने नहीं किया सियासी, लेकिन उसने टोटली डिनाई किया कि उनके ऊपर हमला करना ट्रेसपास है। वो बाबा ट्रेसपास कैसे है मेरे भाई? जब एक जिनाउस कोर कमांडर में आप दाखिल होते हो, कोर कमांडर की एक वर्दी पहनते हो, वहां सारी चीजें तोड़-फोड़ कर लो तो वो ट्रेसपास में आता है। ट्रेसपास तो ऐसा होता है ना कि कोई किसी के घर में दाखिल हो जाए शरीफाना अंदाज में, उसको ट्रेसपास कहते हैं। अगर दहशतगर्दी तोड़-फोड़ के बंदे तो वो दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। अच्छा, अगला सवाल क्या था आपका? अगला सवाल जो आपका आखिरी सवाल जो मैं वली साहब की इस पे इनपुट भी लेना चाह रहा हूं क्योंकि आपने तो उनको तारीफ कर दी कानून और आइन के मुताबिक कि दहशतगर्दी है क्या। मुझे आखिरी जवाब दे देना। मैं 10 हल्कों की बात कर रहा था कि वो कह रहे हैं कि ये खोल दें। हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल। अब मुझे वलीद इकबाल साहब से पूछ के ये बता दे, मुझे सिर्फ ये पूछ के बता दे, सबसे पहले तो मैं हिमायत करता हूं कि मेरा हल्का NA 242 जहां मुस्तफा कमाल को 2 महीने पहले अनाउंस कर दिए सीट उसका है। मैं हिमायत करता हूं कमीशन का। क्या वलीद इकबाल साहब और उसकी पार्टी कमीशन के जजमेंट या फैसले के बाद वो ये तो नहीं बोलेंगे ये जज सही नहीं है, ये फला सही? बड़ा अहम सवाल है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ले जी वली साहब, आप बॉल इज इन योर कोर्ट। सर, 2 चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो आप दहशतगर्दी की तारीफ में थोड़ा सा तजब्जुब का मुजाहरा कर रहे थे, तो उन्होंने वाजे कर दिया दहशतगर्दी है क्या। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हल्के खुलते हैं, लेकिन क्या आप उस जजमेंट को मानेंगे या फिर आपकी मर्जी की जजमेंट ना आई तो आप फिर एतराज़ करेंगे? जी, पहली बात यह है जी कि दहशतगर्दी क्या है और क्या नहीं है। मैंने महज ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहिब ने और सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की समाअत के दौरान परसों क्या बात हुई है, और उन्होंने ये वाज़े किया कि दहशतगर्दी में तफरीक इस बात से की कि आप रैलियों के ऊपर और पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के दफात लगा देते हैं और असल दहशतगर्दी की फिर उन्होंने 2-1 मिसालें दी, जिस तरह से APS है और फिर कोयटा कचहरी है। अब मैंने कहा ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज एक ऑब्जर्व कर रहे हैं। वली साहब, जरा नाज़रीन की सहूलत के लिए ये भी वाज़े कर दें कि ये प्योरली रिमार्क्स थे या पार्ट ऑफ जजमेंट है, नाज़रीन को बता दें। इसका मैंने जजमेंट जो है वो तो नहीं पढ़ी, बट ये यहाँ तक मुझे ये पता है कि ये बेल के ऑर्डर की जो तमाम अखबारात में रिपोर्टिंग हुई है उर्दू और अंग्रेजी, उसमें यकसा तौर पे ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये एक स्पेसिफिक केस के मामले पे रिमार्क्स थे जी। ये इसको देखना पड़ेगा कि है या नहीं है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें कि आप ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल और भी बहुत सी, इनफैक्ट अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहा हूँ कि GHQ हमला केस में कुछ बहुत से अफराद नामजद हैं, बट उनमें कुछ एक के साथ, जिस तरह ये शहरियार अफरीदी हैं और एक तो और जो उनके साथ मुंसलिक नाम थे, उनकी भी जब बेल हुई, उनके ऊपर भी जब MPO बाद में लगाया गया, तो कोर्ट्स ने यही सवाल उठाया कि बताएं कहाँ था कौन सा असला वहां इस्तेमाल हुआ था, किसने कोई फायरिंग की थी। एक मतलब उसकी तफरीक की गई कि एक वाकई जब GHQ पे एक हमला हुआ था, गालिबन 2010 का साल था, जब दहशतगर्द उसमें दाखिल हुए थे और वो काफी देर वो फायरिंग का तबादला भी होता रहा था, उसके बाद वो, बहरहाल ये सवाल उठते हैं। मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया
कि जिन्होंने किसी किस्म की भी जुर्म किया है, अब वो एक अलग, वो तो अदालत फैसला करेगी कि वो एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 6 के नीचे आता है या नहीं आता है। लेकिन जिस किसी ने भी कोई जुर्म किया उसको मैं आप शुरू से, बल्कि मैं 14-15 मई से, जब से मैं टेलीविजन पे इस मौजू पे बात की है, मैंने कहा है कि जिन्होंने जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनमें तफरीक होनी चाहिए। जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है उनमें तफरीक होनी चाहिए। और बहुत से लोगों जिनको बेल मिली है इस केसेस में, उन बेल्स के ऑर्डर्स में ये बात तहरीरन दर्ज है कि भाई इन्होंने कौन सी बात ऐसी की थी जो कि जुर्म के जुमरे में आती है, या कौन सी बात ऐसी की थी जो कि सेक्शन 6 या सेक्शन 7 जो है एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके नीचे आती है। इसलिए मैंने तो अर्ज किया, मैंने आपको ये गलत नहीं होगा कि मैंने कहा है ना कि अगर 100 लोगों ने इस तरह के जुर्म किए हैं, भले वो एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे आते हो, वो कन्विक्शन उनकी हो जाए, तो 100 लोगों ने किया है तो 1000 लोग मुकदमे भुगत रहे हैं। मैंने कहा 10 गुना ज्यादा लोग जो हैं वो उसकी जद में आए हुए हैं, तो वो किस जुमरे में आएंगे? वही होंगे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वही होंगे जिनकी एक बेल होती है तो अगले जो अच्छा चले, वो कादिर साहब ने दूसरा बड़ा अहम नुकता उठाया ना कि लेट्स से वो कमीशन बन जाता है, 10 हल्के खुल जाते हैं, क्या आप उस जजमेंट को कबूल करेंगे या बाद में आप उस जजमेंट पे और उन जो कमीशन के अफराद हैं उन पर ही सवाल खड़ा करेंगे? वो कह रहे हैं जी ये गारंटी मुझे ले दें, मैं इनके मुतालबे की हिमायत करता हूं। जी, हमने एक बारी पहले भी ये मुतालबा किया था और हम वो उसको नहीं साबित कर सके थे, जो 2015 में कमीशन बैठी थी। हालांकि उसको अगर एक और मुख्तलिफ तरीके से किया होता हमने, क्योंकि वो तो बाकायदा मुकदमे की तरह चला था ना, अगर हमने उसको मुख्तलिफ तरीके से किया होता अप्रोच, तो नताइज कुछ और हो सकते थे। लेकिन बहरहाल, बल्कि इनको भी दावत है, हम तो तैयार हैं कि अगर लोग कहते हैं कि जी नहीं बाकी पाकिस्तान में धांधली हुई और केपी में नहीं हुई, हम कहते हैं कि जी बताएं केपी में कौन से हल्के हैं और उनको आके चेक करा लें, हम भी बताएंगे केपी के हल्के कौन से हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प मामला ये है कि अब ये जो दूसरा इशू आप उठा रहे हैं ना, ये बिल्कुल होना चाहिए, 10 हल्के या जितने भी हल्के निशानदेही करें खुलने चाहिए, पता चले कि वाकई धांधली हुई या नहीं हुई। बड़ा अहम नुकता है। बिलाल साहब इस पर क्या राय रखते हैं? और ख़ास बात ये भी है कि जब से 1.5 माह हो गए इलेक्शन हुए नाज़रीन, अब इस बीच में 2 कौमी असम्बली के और 3 पंजाब असम्बली के हल्के खुले, केपी में भी 2 हल्के प्रॉबेबली खुले हैं, तो 8-9 हल्के खुले हैं जहाँ पे यानी रिकाउंट हुआ है। हल्के तो नहीं खुले, रिकाउंट हुआ है। रिकाउंट में अलबत्ता नताइज कुछ और आए, पीटीआई वो सीटें मेजॉरिटी में हार गई है। ये भी एक दिलचस्प फैक्टर है। एक ब्रेक के बाद बिलाल साहब से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सेंटर वलीद इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे और कादिर खान साहब ने आइन के तहत उन्हें वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी होती क्या है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जुर्म हुआ है जो 9 मई के वाक़यात हैं और अदालत को तय करने दें कि ये दहशतगर्दी हुई या नहीं हुई। साथ उनकी दूसरी मांग थी 10 हल्कों की और तीसरा पुरअमन एहतजाज का हक। बिलाल साहब, आपने गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं की सुनी है, ये यहाँ तो मामला फंस गया ना जी कि दहशतगर्दी की पहले तारीफ़ ही क्लियर नहीं है उनके यहाँ, तो ये तो डिस्प्यूटेड इशू हो गया, ये तो अदालतें अब ऑब्वियसली तय करेंगी। लेकिन जो दूसरे 2 मुद्दे हैं उनमें 10 हल्के खोते हुए या पुरअमन एहतजाज का हक देते हुए क्या हर्ज है? ये देखिए जामी साहब कि हर चीज़ पीटीआई की मंशा पे नहीं हो सकती। देखिए ये इस तरीके से 9 मई के मामले को ऑब्फस्केट करके ये नहीं कहा जा सकता कि ये अब अचानक कोई ग्रे एरिया बन गया। 9 मई को दहशतगर्दी हुई है, जराइम हुए हैं मुनज़्ज़म तरीके से, किसी और मकसद के कोई और मकसद नहीं था उस दिन कि इमरान खान साहब की कोई गिरफ्तारी हो गई थी, जिन्ना हाउस पे हमला करना था, हमला हुआ, GHQ पे हमला करना था, हमला हुआ, शोहदा की यादगारों पर हमला करना था, हमला हुआ, एम्बुलेंसेस पर हमला करना था, हमला हुआ, और इनके लोग ही सड़कों पे लीड करते हुए नजर आए। इसको ऑब्फस्केट नहीं किया जाना चाहिए मामले को। बाकी बिल्कुल सही बात है, ये केसेस कोर्ट्स में, कोर्ट्स ने इस पर फैसला करना है, हुकूमत में इसका कोई अमल दखल नहीं है। दूसरी बात जो आपने 10 हल्कों की, देखिए कल मैंने आपसे कहा इनके पास फोरम्स मौजूद हैं, सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं, इनकी मंशा से, इनकी मर्जी से आइन और कानून के बाहर तरीक़ेकार नहीं सेट हो सकते। या तो ये कह दें कि इनको हर चीज़ पे, सुप्रीम कोर्ट पे भी अदम एतमाद है अगर फैसले इनके हक में ना आए, जब तक गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स ना हो, जब तक इमरान खान साहब को जजेस की एंट्रेंस से गुजार के, कॉरिडोर से गुजार के कोर्ट्स में जाके ये ना कहा जाए बेंच से कि गुड टू सी यू, तब तक ये राजी नहीं होंगे। बिलाल साहब साबिक वज़ीर आज़म है, कुछ तो उनका एहतराम लाजिम है ना जनाब, ऐसे भी ना करें आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं क्या बात, नो एट दैट टाइम वो एक मुल्जिम थे, तो कौन से मुल्जिम को जजेस की एंट्रेंस से इस तरह सुप्रीम कोर्ट से गाड़ी बेच के बुला के लाया जाता है? क्या नवाज शरीफ मुल्क के 3 दफा मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं थे? बख्तरबंद गाड़ी में आप लाते थे उन्हें, और हर हफ्ते में नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर 6-6, 7-7 पेशियां होती थी फास्ट ट्रैक पे। क्यों होती थी? उस टाइम पे तो आपने बल्कि जुडिशरी के भी सारे रूल्स को सस्पेंड करके कहा कि फास्ट ट्रैक में यह सजा होनी चाहिए इलेक्शन से पहले।
तो देखिए ये बातें ना करें। देखिए दूसरी बात, अब हम बदकिस्मती से ये भी पूरा शो जो है, हमने शो के आगाज़ में जो बात की अवामी मसाइल की, हमारा आज भी पूरा डिस्कोर्स जो है वो पीटीआई के इश्यूज के ऊपर, उनके रोने के ऊपर, उनके दुखड़ों के ऊपर गुजर गए। और वही तो मैंने आपसे अर्ज की थी ना कि जब तक ये बुनियादी सियासी इफ़हाम नहीं, कोई बुनियादी कंसेंसस नहीं होगा, तब तक वो मसाइल मैं अपने इंट्रो में बीइंग ए जर्नलिस्ट आप बयान करते रहेंगे। जामी साहब ये नहीं हो सकता, नहीं जामी साहब ये नहीं हो सकता कि हर वक्त आप जब तक पीटीआई राजी ना हो तो कोई मुल्क के काम की बात ना हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो रोएंगे जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलेगी। रोना, धरने देना, तो उन्होंने हाल बता तो दिया है गंडापुर साहब ने, कि हाल बताया तो है गंडापुर साहब ने कि अगर कोई अफसर रिश्वत मांगे तो उसके सर पे ईंट मारे। वो बस अब चले, अब उनको भी मेरे ख्याल से शहद की बोतलों से आगे आके अब ये समझ जाना चाहिए कि जिस तरह मैं वली साहब से ना पूछ लूं, क्योंकि कादिर साहब ने तो बड़ी उम्दा राय का इजहार किया था उस मुद्दे पे। वली साहब सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी जी जी, आपका सवाल क्या है? जी जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये जो सीएम केपी जो है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, इनका ये जो मशवरा है कि जो अफसर रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट मारो और मेरा नाम ले लेना, कितना मुफीद मशवरा साबित होगा ये रिश्वत रोकने के लिए? ये नहीं, हर एक की अपनी अपनी तरीका होता है इजहार करने का, राय का। गंडापुर साहब का एक खास तरीका है बात करने का। रिश्वत जो है वो तो मांगना या देना ना सिर्फ जुर्म है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो उन्होंने अपने तरीके से उसके बारे में बात की है। लेकिन आई थिंक जो मैं, क्योंकि आपके यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रही DSNG की भी और उसकी भी, मैं इन एंड आउट होता रहा हूँ आपके प्रोग्राम से। अगर आपकी तमहीद के अंदर ये बात हुई है ना अवामी मसाइल की, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, ये वो कोई कुर्सी की मांग वाली बात नहीं है। और बाय द वे ये मुकदमों की बातें कर रहे हैं, तो अब ये उनके सामने है कि एक हफ्ते में 3 फैसले किस तरह आए जेल के अंदर मुकदमा चला के, जो है कि आज खुद दुनिया भर के उसूलों के खिलाफ है, बंद कमरे का ट्रायल होता है। बहरहाल उसका नतीजा भी 8 फरवरी को देख लिया उन्होंने। खास तौर पे इद्दत केस वाली जो चीज थी उस पर तो बहरहाल जितनी लोगों की राय जो है खिलाफ हुई इस सारे निजाम के, उसका इजहार 8 फरवरी को हुआ। और अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि अवाम की राय का गला घोंटा गया है 8 फरवरी के बाद की कार्रवाई में, और हम इसका पीछा जो है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एहतसाब का खौफ और जो कानून का डर है वो खत्म हो गया है। हर इलेक्शन में कहते हैं अगर धांधली हुई है तो ना कभी किसी निगरान हुकूमत को, ना कभी किसी इलेक्शन कमीशन को सजा दी गई है उसकी। अब ये वक्त आ गया है फाइनली, किसी ने बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है और अवाम के साथ खड़ा होना है कि उनकी राय को इस तरह से मसख या डिस्टॉर्ट नहीं किया जाएगा जो 2024 में हुआ है। अगर ये कहते हैं 18 में हुआ है और 13 में हुआ है और 8 में हुआ है तो वो करते रहे। ठीक, मैं जरा कादिर साहब की राय ले लूं, प्रोग्राम वक्त भी खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत है। कादिर साहब, ये बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा? सर मुख्तसर सा जवाब। मेरे ख्याल में बिल्ली आग लग जाए तो घंटी बांधना आसान है, लेकिन बिल्ली कभी इस पहाड़ी की चोटी पे कभी उस पहाड़ी की चोटी पे, तो काबू करना ही सबसे पहले जरूरी है। अच्छा, बाकी बाद में बांध लेंगे। और दूसरी बात ये कि आपने कई मरतबा सवाल किए, वलीद इकबाल साहब ने उस कमीशन का भी आपको जवाब नहीं दिया, गोलमोल दिया कि वो कमीशन की फैसले को मानेंगे, कमीशन ने जो फैसला किया। दूसरी बात ये कि वो ये बात ठीक है, बदकिस्मती से मेरा वक्त खत्म हो गया। कार साहब दोबारा आपको ज़हमत हो, बात आपकी ठीक है, सवाल मैंने उनके सामने रखे लेकिन जवाब उस तरह से नहीं आ सका। नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में आज के लिए इतना ही। मुलाकात कर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।